नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अगर आपको लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है, मास्क अब जरूरी नहीं है, 2 गज की दूरी का कोई मतलब नहीं है, तो बस 1 महीने पहले अप्रैल मई की भयावह तस्वीर फिर से याद कर लीजिए, जब अस्पतालों में बेड के लिए और ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही थी। हर घंटे इन लोगों की सांसें उखड़ रही थी और कोरोना तांडव मचा रहा था। वो भयावह तस्वीर जहन में जिंदा रखिए, क्योंकि अगर आज कोरोना के मामले कम होने के बाद और लॉकडाउन में ढील मिलने पर लापरवाही अगर आप बरत रहे हैं, तो जल्द ही वो भयावह तस्वीर फिर से देखने को मिल सकती है। दूसरी लहर से अगर आप सबक लेने को तैयार नहीं है, तो तीसरी लहर के कहर का सामना करने के लिए तैयार रहिए। जी हां, एक्सपर्ट्स ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। अक्टूबर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद कोरोना को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एक बड़ा बयान दिया है। यूं कहें एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पहले और दूसरे वेव से भी अगर हम किसी तरह का लेसन नहीं लेते, कोई सीख नहीं लेते, तो ऐसे में 6 से 8 हफ्ते में देश में तीसरी लहर आएगी और इस लहर को कोई रोक नहीं पाएगा। रणदीप गुलेरिया ने यहाँ तक कहा कि दूसरी लहर के बाद अब जब मामले कम हो रहे हैं तो भीड़ देखे जा रहे हैं। पब्लिक प्लेस पर लगातार लोग जो हैं वो भीड़ जुटा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे में तीसरी लहर जो है वो जल्द देश में आ सकती है। इस तरह की आशंका रणदीप गुलेरिया ने जताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से लोगों में एक अवेयरनेस लगाने की कोशिश, जताने की कोशिश सरकार कर रही है, लोगों को खुद में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है और अगर ये नहीं हो पाता है तो आने वाले कुछ समय में देश में तीसरी लहर की जो संभावना है वो बढ़ेगी और राष्ट्रीय लेवल पर जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव की उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र के टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर शशांक जोशी ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो तीसरी लहर है उसकी शुरुआत भी महाराष्ट्र से होगी और महाराष्ट्र में आने वाले 2 से 3 हफ्ते में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में अब देखना होगा कि लोगों में एहतियात को लेकर, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कितनी सजगता आती है और तीसरी लहर को लेकर लोग कितना अवेयर हो पाते हैं। रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो लोगों को अब समझना होगा कि लापरवाही अभी अगर आप बरतते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है, कहर बरपा सकती है। इसलिए जरूरी है कि मास्क लगाए रखें और 2 गज की दूरी का सख्ती से पालन करते रहें। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टीना राय हैं, डेंटल सर्जन हैं, और साथ ही डॉक्टर निगम प्रकाश हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर निगम, एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ तौर पर कहा कि 6 से 8 हफ्ते में यानी अक्टूबर तक तीसरी लहर आ सकती है। एक्सपर्ट्स कमेटी भी महाराष्ट्र में कह रही है कि 2 से 4 हफ्ते में महाराष्ट्र में ही फिर से शुरुआत होगी तीसरी लहर की। दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है, खासतौर पर तब जबकि एक बार फिर से लापरवाही की तस्वीरें आने लगी हैं? डॉक्टर निगम, आप तक आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज़ बीच बीच में कट रही थी, लेकिन जो भी हो, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया है और मैं धन्यवाद देता हूं आपके इस चैनल को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोग फिर से जागरूकता बढ़ाएं। और ख़ास करके जागरूकता बढ़ाने का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है भी, अगर हम चाहते हैं कि तीसरी लहर उतनी प्रभावी ना हो। देखिए, तीसरी लहर तो आएगी, क्योंकि वैश्विक महामारी जो होती है वो बराबर इसी तरह से आती है और जाती है और इसमें 2 से 3 बार जरूर लहर का आना अवश्यंभावी होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन तीसरी लहर जो आने वाली थी, जैसे कि अक्टूबर में, और कल जो स्टेटमेंट आया डॉक्टर गुलेरिया का कि 4 से 6 हफ्ते में, तो वो बिल्कुल इसी तर्क पर था कि वो आज जो देख रहे हैं हम लोग अपने पॉपुलेशन में, जहाँ तक लोग लेट लूज हो गए हैं धीरे धीरे, वो एक जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि जिम्मेदारी जो है लोगों की घटती जा रही है और लोग जो है बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से फिर सड़कों पर आ गए हैं
और साथ में हमने देखा कि कई बार कि मास्क का भी ठीक से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और जितनी भी जो आयोजनें थी सब फिर से शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जब भी हो तो ये जो अब जब भी हम लोग कर रहे हैं तो भीड़ भाड़ एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसका पालन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तीसरी लहर तो आनी है। तीसरी लहर जो है आप अगर डिले कर रहे हैं तो वो अक्टूबर तक होगी, और अगर गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं हमारे सब लोग तो हम लोग की वो थोड़ा अर्ली आ सकती है, 4 से 6 हफ्ते में। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि तीसरी लहर उतनी प्रभावी नहीं होगी और उतनी जानलेवा नहीं होगी, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है आइदर बाय वे ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण के द्वारा, या तो वैक्सीन के द्वारा, ये दोनों तरीके से एक जो वैक्सीन धीरे धीरे जो है धीरे संक्रमण का लेवल भी हो रहा है और वैक्सीन के कारण भी एक हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे क्रिएट हो रही है। और इसलिए इस मर्तबा तीसरी लहर में उतना खतरा तो नहीं होना चाहिए जहां तक हो, लेकिन अगर गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई तो ऑब्वियसली तीसरी लहर आएगी। और सचमुच में बच्चों के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे अभी, तो बच्चों में ज़्यादा नंबर्स होंगे, ये भी क्लियर है। ऑफ कोर्स बच्चों में सीरियसनेस वो नहीं होगा। मैं बच्चों के पॉइंट पर आता हूं, आगे चल कर, लेकिन अभी डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद भी जुड़ गए हैं, पूर्व अधीक्षक पीएमसीएच। डॉक्टर राजीव, सबने देखा और डॉक्टर तो कम से कम अब वो तस्वीर नहीं भूल पा रहे होंगे, भले ही आम लोग भूल रहे हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि अप्रैल मई की वो भयावह तस्वीर को याद रखिए, जहन में जिंदा रखिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सबक लें, लेकिन बावजूद इसके लोग सबक नहीं ले रहे हैं। क्या इस लापरवाही की वजह से तीसरी लहर आ रही है, और क्या तीसरी लहर को टाला जा सकता है लापरवाही अगर हम नहीं बरतें, सावधानी बरतें? देखिए, हर युद्ध की जीत युद्ध के जीतने के संकल्प के साथ शुरू होती है। हमारे जो कोविड वर्कर्स हैं वो लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जो एक मत है कि तीसरी लहर आनी है और उसके साथ ये मत है कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, ये एक हाइपोथेसिस है, और वो हाइपोथेसिस बेस्ड इस फैक्ट पे है कि लहरें कई बार आती हैं महामारी की, जो स्पेनिश फ्लू में भी देखा गया था। और इसमें एक कंट्रडिक्शन ये है कि जब पहली लहर छोटी हो और दूसरी लहर बड़ी हो तो तीसरी लहर की संभावना खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। लेकिन सरकार अपने तौर पर यह नहीं कह सकती है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, और सरकार की जवाबदेही है कि वो पूरी तैयारी करे, और डॉक्टरों की भी ये जवाबदेही है कि पूरी तैयारी करे, और साथ साथ लोगों की भी ये जवाबदेही है कि वो अपने बचाव के तमाम साधनों का सदुपयोग करें, उसको ठीक से पालन करें। लेकिन इतने निगेटिविटी में जाने की बात नहीं है कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। तबाहियां आने वाली जो थी वो आई, वो गई भी, और अब कोई तबाही आएगी तो ये छोटी तबाही होगी, और उसके लिए हम ज़्यादा तैयार हैं। हम लोग धीरे धीरे अभ्यस्त हो गए हैं कोविड के मरीजों को देखने के लिए, उनका इलाज करने के लिए हमारी टीम प्रशिक्षित हो चुकी है, और जो भी समस्याएं आएंगी उनका निराकरण किया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में ज़्यादा होगा ऐसा कोई सबूत पिछले इन्फेक्शन में भी नहीं मिला है। एक ज़रूर बात है कि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमें उस बिंदु पर सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन हम जानते हैं कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन ये तभी हो सकता है जब लोगों को ये रहे। तो अगर हर्ड इम्यूनिटी एक्वायर कर लेते हैं या पेरेंट्स का इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चों के होने की संभावना कम हो जाती है। वैसे भी बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा है, इसलिए इन सारी बातों का एक समन्वय होगा। और डूम्स को प्रीच करना अच्छी बात नहीं है। हम लोग फाइटिंग स्पिरिट के लोग हैं, देश तैयार है कि कोविड की तीसरी लहर अगर आएगी तो उसको सक्षमता से हम लोग लड़ेंगे, जैसे हमने पिछली लहर में लड़ाई लड़ी थी उससे ज़्यादा तैयारी है हमारी, और हम समझते हैं कि तीसरी लहर उतनी प्रबल नहीं होगी। तीसरी लहर उतनी प्रबल नहीं होगी। डॉक्टर टीना, आप भी इस बात से सहमत हैं? हालांकि लोग लापरवाही बरतना शुरू कर चुके हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि कई जगहों पर तो अब मास्क को अब जरूरी नहीं मान रहे हैं। जी, यही देखा जा रहा है। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है,
तो कोविड जो आपका प्रोटोकॉल है, अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स है, वो सब नहीं फॉलो किया जा रहा है। लोग क्राउडिंग कर रहे हैं, एकदम मास्क नहीं पहन रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोसीजर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जहाँ पे हमें लगता है कि पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% बढ़ रही है जिन एरियाज़ में, वहाँ पे थोड़ा सा हमें मिनी लॉकडाउन्स जिसे बोलते हैं वो लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एग्रेसिव हमें उन जगहों पर होना पड़ेगा। हमें जहाँ लग रहा है कि आपकी हॉस्पिटल की कैपेसिटी 60% फिर आपकी बढ़ रही है, तो वहाँ पे फिर आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। एग्रेसिव सर्वेलेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर फिर से तीसरी लहर की जो बात हो रही है तो हमें थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, इतना रिलैक्स भी नहीं होना है और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे की स्ट्रैटेजीज बनानी है। अगर वायरस अपना वेरिएंट बदल रहा है, जैसे कि डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमें अपने प्रोटोकॉल्स भी चेंज करने हैं। हमें लैब्स के साथ टाई अप करके उनकी जीनोम मैपिंग जिनकी हम बात करते हैं, उनके साथ जो भी आपकी एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेज हैं उनके साथ टाई अप करके एक स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर वायरस अपना चेंज कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, तो हमें भी अपना जो स्ट्रैटेजी है, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको चेंज करना होगा। वैक्सीनेशन का है, वैक्सीनेशन के बीच में जैसे कोविशील्ड की बात है कि टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया था, तो उसका भी एक रीज़न है। सब स्टडीज़ करके ही हम ये एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अभी बात हो रही थी मुंबई में 3 बच्चों का आइस का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें से तीनों बच्चों की आंख को निकालना पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस म्यूकरमाइकोसिस जिसकी हम बात करते हैं पोस्ट कोविड। तो कहीं ना कहीं बच्चों को हमें ध्यान रखना है। पेरेंट्स जो हैं घर में, जो भी हैं आपके हेल्पर्स हैं, पेरेंट्स हैं घर में, जितने भी लोग हैं, आपको वैक्सीनेशन लेनी है और जितनी जल्दी हो सके इसको लेना है। और ये नहीं करना है कि कौन सी वैक्सीन लेनी है, जो मिल रही है आपको वो लेनी है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करना ही करना है, तभी सरकार और हम सब साथ मिलकर इसको हरा पाएंगे। म्यूटेंट की बात की है डॉक्टर राजीव रंजन, देखिए आप कह रहे हैं तीसरी लहर आएगी, अगर आती है तो ज़्यादा तबाही नहीं मचाएगी, लेकिन डेल्टा प्लस की बात इन दोनों चल रही है। डेल्टा ने तबाही मचाई, अब डेल्टा प्लस, तो क्या ये डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है ये यही तीसरी लहर के रूप में देखने को मिलेगी या फिर कोई और नया म्यूटेंट? और क्या वो म्यूटेंट खतरनाक हो सकता है दूसरी लहर के मुकाबले ज़्यादा? देखिए, एक तरफ से जैसे हम अपनी तैयारी करते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बना लें, और एक युद्ध वायरस भी करता है कि हमारे ऊपर जो एंटीबायोटिक एंटीवायरल का प्रभाव होता है, प्रहार होता है, उससे हम कैसे बचें। और उससे बचने के लिए वो अपना म्यूटेशन करता है। एक नॉर्मल इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, वायरसेस इसी तरह से डेवलप करते हैं। और ये कई बार कोशिश उनकी ये होती है कि हम अपने मरने से बचें, अपनी समाप्ति से बचें, लेकिन ये एक तरह से उनके समाप्ति की ओर बढ़ने के कदम है, उनका वेरिएशन होना। और इस क्रम में कभी कभी वो वायलेंट भी हो जाते हैं, विरुलेंट भी हो जाते हैं, जो पिछली बार हुआ है। लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं है कि उसका जो वेरिएंट होगा वो ज़्यादा ही विरुलेंट हो जाएगा, ये कोई पक्की बात नहीं है। और अब जितना तबाही इस वायरस ने मचाया है और इसके खिलाफ जितना संघर्ष हम लोगों ने किया है, जितनी कुर्बानियां हमने दी और जितने डॉक्टरों की जान गई, जितने लोगों की जान गई हैं, उसके बाद इसका जो म्यूटेंट है, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वो वायरस उतना डेंजरस नहीं होगा। और अगर वो होता है तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता है जो कि हमारी समझ के बाहर है। हम लोगों ने नए टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग मेथोडोलॉजी, जो ट्रीटिंग मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करने थे, वो हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। उसके जो हैजार्ड्स हो सकते थे वो भी हमने समझ लिया। और वो तो एक युद्ध था कि हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते थे। हमें डायबिटीज़ के पेशेंट में भी कॉर्टिसोन देना पड़ा और नॉन डायबिटीज़ के भी कॉर्टिसोन लेवल से डायबिटीज़ बढ़ने के का हम मॉनिटरिंग नहीं कर पाए, क्योंकि हम उतने तौर पर उस समय मैन पावर नहीं था, लैब पावर नहीं था। लेकिन अब तो हर चीज़ प्लानिंग से हम कर रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि तीसरी लहर छोटी होगी, और अगर छोटी में अगर बड़ी भी होती है, बहुत बड़ी तो हो नहीं सकती, लेकिन अगर छोटी में बड़ी भी होती है तो उसके लिए हमारे सिस्टम के पास काफी ताकत है और हम उसको फेस आउट कर सकते हैं। तो डेल्टा प्लस, ठीक है डॉक्टर निगम, डेल्टा प्लस को लेकर जो बातें चल रही है उसे लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या डेल्टा प्लस ही तीसरी लहर? देखिए ऐसा है,
हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, डेल्टा प्लस से बहुत दहशत में आने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन यही है कि अभी ऐसी जो वायरसेस की म्यूटेशन है, लिटिल म्यूटेशन तो होना ही होना है, क्योंकि जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो जैसा अभी डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि वो खुद बचाने के लिए कुछ न कुछ अपने में बदलाव करता है, लेकिन ये बदलाव ऐसा नहीं होता है कि जिसको आप अपने ढंग से ट्रीट करके ठीक नहीं कर सकें। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो कोविड का इलाज करने का जो तरीका है, उस तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे डेल्टा प्लस हो या लैम्डा भी आने वाला है वो भी आएगा, लेकिन वो सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोगों का मूल मंत्र सिर्फ यही होना चाहिए कि पहला है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना, नंबर 1। तीसरा है 3T+V, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन। ये जो है ये मूल मंत्र है। ये अगर हम इस बात को लेके चलेंगे तो कोई भी वेरिएशन कितना भी हो, डेल्टा प्लस तो कुछ भी नहीं है। डेल्टा प्लस में देखा गया कि थोड़ा मतलब वो आक्रामक हो सकता है, लेकिन इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप ये सब काम करें। तो सबसे पहला कदम होगा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना, नंबर 1। नंबर 2 है कि हम लोग टेस्ट ऑफ कोर्स करते रहें, तरीके से हम लोग को जीनोम सीक्वेंसिंग को और बढ़ाना होगा, सो दैट हम लोग अर्लीस्ट उसको पकड़ सकें, और जहां ऐसे डेल्टा प्लस का खतरा हो उसको तुरंत हम लोग कंटेन करें, मिनी जोन, कंटेनमेंट जोन बनाएं उसका। और उसके बाद उस वायरस का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, सिर्फ ज़्यादातर सिम्टोमेटिक है और बहुत रेयर केस में स्टेरॉयड है और दूसरी दवाएं हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि आपको ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको अर्ली पहचानना और मिनी कंटेनमेंट जोन बनाना, जिससे कि ये बीमारी फैले ही ना। और ये सब अगर आप करते हैं तो हम समझते हैं कि ये तीसरी लहर का कोई खतरा नहीं होगा, और वैक्सीनेशन को जितनी जल्दी हम लोग बढ़ा सकें। ये सब बहुत मूल मंत्र है अगर हम चाहते हैं कि तीसरी लहर कोई प्रभाव नहीं डाले हम पर। बिल्कुल, वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करनी होगी। हालांकि 5% आबादी ही अभी पूरे देश भर में 2 डोज ले पाई है। हालांकि 26 करोड़ से ज्यादा लोग टीका ले चुके हैं, लेकिन दोनों डोज, तो क्या सिंगल डोज, डॉक्टर टीना, सिंगल डोज लेने पर भी प्रभावी हो सकता है, तीसरी लहर से बचा जा सकता है? जी, इसकी भी बात अभी चल रही है कि सिंगल डोज लेने पर भी हमारी उतनी ही इम्यूनिटी आ पाएगी कि नहीं। अभी जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया ने भी इस बात को बताया कि स्टडीज़ चल रही हैं अभी, और वैक्सीनेशन, 2 वैक्सीनेशन के बीच का टाइम पीरियड भी बढ़ाने का ये भी एक कारण था कि ज़्यादा पॉपुलेशन को हम कवर कर पाएँ। और जो फाइज़र की वैक्सीन है उसमें यही है कि आपको एक ही डोज में आपको इम्यूनिटी इतना बन जाता है कि आपको दूसरी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी ये स्टडीज चल रही हैं, जितनी जल्दी स्टडीज हो पाएंगी उतनी जल्दी हम कम से कम, लेकिन लोगों को सिंगल डोज तो ले लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए। सिंगल डोज तो मिनिमम हो जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा आबादी को। उसी के बाद हम तीसरी लहर आएगी भी तो ज्यादा तबाही नहीं मचा पाएगी का सामना अच्छे से। जी, मैं बच्चों की बात करूंगा। बच्चों को लेकर बहुत चिंता है डॉक्टर निगम। तीसरी लहर में कई बातें आई, बार बार बातें आई कि बच्चों को लेकर ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि वयस्क दूसरी लहर में बहुत ज्यादा झेल चुका है। वैक्सीनेशन भी वयस्कों को हो जाएगा बहुत हद तक, अक्टूबर तक। तो तीसरी लहर में बच्चों को कितना खतरा है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि बच्चों के बारे में जहाँ तक चिंता है वो सब लोगों की चिंता है, और सरकार भी बहुत चिंतित है, उसी ढंग से काम भी कर रही है। अभी जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में बच्चों के तहत जो है कैसे उनका अर्लीस्ट इलाज हो और अच्छी ढंग से इलाज हो, उनकी ऑक्सीजन को कैसे पहुंचाया जाए, इसकी सारी चर्चा हो रही है। और पैरामेडिकल वर्कर्स की ट्रेनिंग भी उसी ढंग से हो रही है। परसों भी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 1 लाख मेडिकल कर्मियों की ट्रेनिंग की बात कही है। इसलिए हम लोग सारा उस आधार पर चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों में जो सिम्टम्स हैं ये बहुत ही मामूली होते हैं। पहला तो ये आप समझिए, सिर्फ सीरियस, आपको जैसा बताया हमने कि सिर्फ 2% में ही ऐसा देखा गया है कि उनको या तो भर्ती करके आईसीयू में ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है या उससे भी आगे कुछ करने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग ये मान के चलें कि बच्चों में ज़्यादा नंबर भले ही बढ़ जाए इस बार,
प्रतिशत, चूंकि देखा गया कि पहले लहर में 4% था, फिर उसके बाद की लहर, द्वितीय लहर में करीब ये 12% आया। लेकिन इस लहर में भले ही नंबर इनका भले ही बढ़ जाए, 15-16 भले ही हो जाए %, लेकिन उनमें तीव्रता जो है बच्चों में, वो बीमारी की वैसी ही रहेगी और बच्चों में कभी भी जानलेवा ये नहीं होता है। ज्यादातर सीवियर इफेक्ट नहीं होगा। बहुत रेयर कंडीशन में सिर्फ 2 अवस्था होती हैं, सिर्फ 2 तरीका होता है जब ये सीरियस होते हैं। तो एक तो होता है कि सीवियर कोविड निमोनिया और मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लुएंजा। बच्चों की इम्यूनिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यही होगा कि आप, पहले तो मैं कहूंगा कि पहला काम कि जितने बड़े हैं जो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, वो एक सुरक्षा कवच बनाए बच्चों के इर्द गिर्द। नंबर 1 वैक्सीनेशन। दूसरा है कि बच्चों को अभी ज्यादातर बाहर मत जाने दें, और धीरे धीरे तो स्कूल को भी खोलने की इजाजत होगी, लेकिन उसमें भी नंबर्स को आधा आधा करके ही खोला जाएगा। तो और बाहर अनावश्यक तो जरूर नहीं निकालें, एक तो ये काम होगा। दूसरा है कि बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षित रहें वो, तो बच्चों को भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको मेंटेन कराना होगा। और बच्चों को जहां तक कंटेनमेंट का सवाल है, नहीं मैं बता रहा हूँ, पहला है कि हाँ, खान पान में अभी बता रहा हूँ या इम्यूनिटी के बारे में भी बता रहा हूँ। लेकिन पहला काम होगा कि आप उसको जो है अर्लीस्ट पकड़ें बच्चों में, जिससे कि वो सुपर स्प्रेडर का काम नहीं करें। लेकिन अगर बच्चों में इम्यूनिटी को आपको बढ़ाना है तो आपको एक तो संतुलित आहार देना होगा, उसमें ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। दूसरा है कि उसमें ज्यादा आपको कम से कम विटामिन होने चाहिए। विटामिन आपको जाते कैसे हैं, तो या तो सीजनल फ्रूट से जाते हैं या सब्जियों से जाते हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं। तो ये हुआ। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रोटीन ज्यादा देने के लिए बच्चों को या तो अंडा, मांस, मछली या गाढ़ा दाल देंगे। और उसके अलावा जो है बच्चों को फ्रूट्स के अलावा, फ्रूट्स भी जो है जो बहुत जरूरी होता है। ठीक है। उसके अलावा बच्चों में अगर इम्यूनिटी को आपको ज्यादा करना है तो आपको उनकी फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। डॉक्टर राजीव रंजन, आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा। बहुत लोगों के मन में ये है, मेरे मन में भी है कि ये कब तक कोरोना हम अपने कानों में सुनते रहेंगे? तीसरी लहर का असर कब तक रहेगा, उसके बाद फिर कब तक? ये तो डिपेंड करता है कि कब हम हर्ड इम्यूनिटी अपने अंदर पैदा कर पाते हैं, इस समाज में पैदा कर पाते हैं। और ये हर्ड इम्यूनिटी तभी पैदा होगी जब मैक्सिमम वैक्सीनेशन हम लोग करवा सकेंगे। सरकार ने अभी तक जो घोषित कार्यक्रम रखा है उससे लगता है कि दिसंबर तक 60% तक वैक्सीनेशन करवाने का टारगेट है। अगर ये हम अचीव कर लेते हैं तो दिसंबर के बाद ये कोविड की जो भयावहता है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और एक आध केसेस तो कोविड के आते ही रहेंगे, क्योंकि ये समाप्त नहीं होने वाला है। मतलब वो वायरल की तरह जो नॉर्मल अभी वायरल चलता है या बाकी बीमारियां चलती हैं, बिल्कुल सामान्य वायरल। लेकिन ये जरूरी है कि अभी हम सावधानी बरतें, अभी हम लापरवाही नहीं बरतें, मास्क जरूर लगाइए और 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।